ऑल राइट। दिवेश जी, आपका असेसमेंट क्या है, क्यों हुआ ये एक्सीडेंट आपके हिसाब से? सर, अब मेरे को आपसे 5 मिनट मांगने पड़ेंगे। शांति से मैंने सबकी बात सुनी थी। आई एम नॉट अग्रीइंग विद योर पैनलिस्ट्स, क्योंकि आपने विश्वास कुमार जी का इंटरव्यू सुना ही, थोड़े से उन्होंने शब्द यूज किए। मैं फिर से दोहराता हूं, अगर मैंने इंटरव्यू में कुछ गलती सुनी है प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा। वो बोलते हैं कि प्लेन चढ़ रहा था और सडनली स्टक सा हो गया। ठीक है, ये नॉर्मली हम लोग सारे पायलट्स हैं यहाँ, दे विल एक्सपीरियंस ये स्टक सा फीलिंग, सिंकिंग फीलिंग महसूस होता है जब फ्लैप का रिट्रैक्शन होता है। सेकेंड, उन्होंने बोला कि पायलट ने इंजन को रेस किया। अगर इंजन को रेस किया तो ये सारे थियरीज अबाउट इंजन फेलियर इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इंजन नंबर 2, नंबर 3, इन ऑल इट्स इयर्स ऑफ सर्विस नो GE90 इंजन, जिससे जेनेक्स इंजन पैदा हुआ है, हैज एवर हैड अ ड्यूअल इंजन फेलियर एवर। 777 जो 787 से पहले हवाई जहाज आया था 1975 में, आई थिंक रिलीज किया गया था, उस जहाज में सिर्फ एक बार ड्यूअल इंजन फेलियर हुआ है। वो भी रोल्स रॉयस का इंजन था, ट्रेंट 800 हीथ्रो में क्रैश हुआ था और बर्फ के कारण फ्यूल फ्लो बंद हो गया। 37 डिग्री में तो कोई बर्फ नहीं जमने वाला है। ठीक है, सो इंजन थियरी मेरे को नहीं लग रहा है। हाँ, देर इज वेरी मच पॉसिबिलिटी रैट को डिप्लॉय किया गया, समझ में आता है। एक और चीज, विश्वास कुमार जी जहां बैठे थे वो डोर नंबर 2 था, लेफ्ट डोर नंबर 2, मेन डोर। इट इज नॉट एन इमरजेंसी एग्जिट। 787 पर अगर आप कोई भी चित्र देखें, 4 दरवाजे हैं, एक बिल्कुल सामने, एक बिल्कुल पीछे, एक विंग के आगे, एक विंग के पीछे। विंग के ऊपर कोई एग्जिट डोर नहीं है 787 में। ये डोर नंबर 2, L2 डोर जो कहते हैं, वहां बैठा था। ठीक है जी, आप बात कर रहे थे DVR। हवाई जहाज में कोई डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर नहीं है। FDR है, जैसे सर ने बोला था, DFDR, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, क्योंकि पुराने जमाने में टेप यूज करा जाता था। अब अपने सेल फोन्स में मेमोरी है और SSD जो ड्राइव्स है, सॉलिड स्टेट ड्राइव जो कहते हैं, उस तरीके के मेमोरी में रिकॉर्ड किया जाता है। एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है और एक DFDR होता है, और 2 अलग यूनिट होते हैं। इसको हवाई जहाज के टेल में इसलिए लगा जाता है क्योंकि अगर आप हवाई जहाज को देखिए तो सबसे मजबूत इलाका हवाई जहाज में हमेशा उसका टेल होता है, क्योंकि इतना बड़ा आपने टेल बॉडी पे फिट किया है, तो वहां उसका जो बॉडी का जो पूरा फाउंडेशन और स्ट्रेंथ है वहां रहता है। तो ज्यादातर टेल में लगाते हैं, क्योंकि नॉर्मली एक्सीडेंट में देखा गया है कि टेल एरिया बच जाता है। इसमें भी अगर आप देखिए, टेल अभी छत पे बैठा हुआ है, तो चांसेस आर कि अगर DFDR और CVR को नहीं रिकवर किया है वो वहां आएगा। और आगे बताता हूं सर, जो बता रहे हैं ना, ये एक थियरी होता है, स्विस चीज थियरी। एक तरीके का चीज मिलता है स्विट्जरलैंड में, कॉल्ड एमेंथाल। उसमें छेद होते हैं, पर हर स्लाइस में छेद अलग अलग जगह रहता है। स्विस चीज थियरी ये बोलता है कि, और ये एयर एक्सीडेंट्स में रिपीटेडली आपने बताया, देखिए 50% ये, 20% ये, 10% ये इन्होंने, ये सारे एयर एक्सीडेंट के जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, इन्होंने एक चीज दिखाया है कि कभी एक सिंगल कारण से एक्सीडेंट नहीं होता है। एक कहां से शुरू होता है। अब जैसे हम लोग हाईवे से जा रहे हैं, मेरे को बैंक से दिल्ली से जयपुर जाना है, तो मैं 5 टोल गेट के बीच में से निकलूंगा। वो आखिरी, वो जो पहला कारण था वो पहला टोल गेट हो सकता है, पर उसके बाद में क्या एक्शन लिए गया, या जहाज पे और क्या क्या मैकेनिकल फेलियर था, इलेक्ट्रिकल फेलियर था, पायलट का एक्शन था, कुछ और एक्शन, वेदर का एक्शन था, वो हर चीज कंट्रीब्यूट करता है जो अंत में जाके इतना ये भयंकर एक्सीडेंट कराता है। तो स्पेकुलेट करके कोई, असली में मेरी सजेशन है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तो अभी किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता ना। जस्ट एक 30 सेकंड और, 30 सेकंड और। हाँ। देखिए, जब तक, देखिए टीम आएगा,
इंडिया में डीजीसीए का कोई रोल नहीं होगा, एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन बोर्ड एएआईबी का रोल होगा। अमेरिका उसका काउंटर पार्ट है एनटीएसबी, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, और उसके साथ बोइंग लोग आएंगे, जीई के लोग आएंगे, क्योंकि इंजन उसका था, उसका हवाई जहाज बोइंग का था। और हो सके इंडिया यूके के एएआईबी को भी बुलाए, क्योंकि हवाई जहाज यूके जा रहा था। तो ये बनेगा कोर टीम, बाकी लोग जुड़ेंगे पर ये रहेगा कोर टीम। एयर इंडिया से भी एक टीम रहेगा। और लास्ट में सॉरी मैं थोड़ा सा भूल गया मैं क्या बोलने चाह रहा था, कि आप पूछ रहे थे हर फ्लाइट के ऊपर इंस्पेक्शन होता है। हर फ्लाइट पे एक सर्टिफाइड इंजीनियर को सर्टिफाई करके देना पड़ता है कि हाँ ये हवाई जहाज इज एयर वर्दी। एवरी फ्लाइट, मेरे को याद है मेरे दोस्त थे एयर इंडिया में काम करते थे, ग्राउंड इंजीनियर का, बैंगलोर में, जहां एयर इंडिया का कोई ऑपरेशन नहीं होता था। तो मैं पूछता था उनसे क्यों, क्योंकि सिंगापुर एयरलाइंस का कार्गो फ्रेटर आता था बैंगलोर, बोइंग 747, उसके लिए बीच रात में वो जाते थे एयरपोर्ट फ्लाइट को सर्टिफाई करने के लिए। वो हवाई जहाज आता था सिर्फ 3 घंटे के लिए, पर हर फ्लाइट पे पायलट इंस्पेक्ट करता है हवाई जहाज को, और ये एएमई उसको सर्टिफाई करता है कि हाँ ये हवाई जहाज उड़ने के काबिल है। ओके, तो मतलब अभी इट विल बी टू अर्ली सर, मतलब अभी ये नहीं कह सकते ना कौन जिम्मेदार है, अभी नहीं सवाल पूछना चाहिए। आप अपना विश्वास जी का इंटरव्यू का वीडियो अगर एक बार फिर से चला सकते हैं, दिखा सकते हैं, तो उसमें उन्होंने क्लियरली बोला है एयरक्राफ्ट स्टक सा हो गया बीच हवा में, और फिर इंजन को रेस मारा, उन्होंने बोला है। तो अगर इंजन को थ्रॉटल किया, भाई हवाई जहाज का थ्रॉटल हमारे गाड़ी का एक्सेलरेटर जैसा है, थ्रॉटल को खोलोगे ज्यादा पेट्रोल जाएगा, मतलब वो तो केरोसिन होता है, एटीएफ केरोसिन का एक रूप है, वो ज्यादा फ्यूल जाएगा इंजन में, ज्यादा इंजन घूमेगा जोर से, जितना जोर से इंजन घूमेगा, बेसिकली इंजन क्या है हमारे घर के पंखे के जैसा बड़ा है अपना, जितना ज्यादा पंखा तेज घुमाओगे उतना हवा निकलेगा, जितना हवा निकलेगा उतना तेज हवाई जहाज जाएगा, जितना तेज हवाई जहाज जाएगा उसके विंग के ऊपर उतनी तेजी से हवा चलेगी, जितने तेजी से हवा चलेगी उतना प्लेन ऊपर उठेगा। अच्छा ठीक है दिवेश जी, एक चीज और, बस एक चीज और, इस एक्सीडेंट के बाद लोगों के मन में शक आ रहा होगा, डर भी पैदा हो रहा होगा, एयर इंडिया से जाए ना जाए, बोइंग से 787 ड्रीम लाइनर से जाए ना जाए, हो सकता है ग्राउंड हो जाए इन्वेस्टिगेशन तक। अगर नहीं होता है तो क्या किसी को शक करने की जरूरत है? सर एक चीज, ये जो गवर्नमेंट अगर सोच भी रही है ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। एक बार कांड ऐसे गवर्नमेंट ने की थी, A320 का जब क्रैश हुआ था बेंगलोर में, कितना घाटा हुआ इंडियन एयरलाइंस को पूछिए मत। आज दुनिया में करीब 1200 787 ड्रीम लाइनर्स अभी उड़ रही हैं। तो 2011 में ANA, ऑल निपॉन एयरलाइंस जापान को पहला हवाई जहाज डिलीवर किया गया, आई थिंक सितंबर 2011 में। आज तक बोइंग 787 ने 3 करोड़ घंटे से ज्यादा फ्लाइट उड़ाई है। 3 करोड़ घंटे, 30 मिलियन फ्लाइट आवर्स। हमारे पायलट्स हैं, दे विल इजिली, सब यहाँ टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं। तो ओवर आई थिंक कुछ, आई एम सॉरी, 5 मिलियन फ्लाइट्स ऐसे कुछ है, 50 लाख फ्लाइटें उड़ी हैं इस पर्टिकुलर हवाई जहाज की। तो इट इज अ वेरी सेफ एयरक्राफ्ट। अगर ऐसे कोई गड़बड़ होती, और देखिए जांच का यही कारण होता है, एयर ट्रैवल आज के दिन भी सबसे सुरक्षित तरीका है ट्रैवल करने का, और ये सुरक्षित इसलिए है कि हर एक्सीडेंट से, पिछले 50-60 सालों से जितने एक्सीडेंट हुए आ रहे हैं, उसमें हमेशा लर्निंग एक्सपीरियंस होता था। कि ये बात नहीं है कि मेरे को किसी पे दोष लगाना है, पर इससे हम क्या सीखेंगे, कैसे उसको ज्यादा बेहतर बनाएंगे, कैसे ज्यादा सेफ बनाएंगे। हमेशा जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है उसका लक्ष्य यही होता है। ठीक है, ओके सर, जल्दी से। तो प्लीज मैं 20 सेकंड दे सकता हूं सर। जो विश्वास बोल रहे हैं कि इंजन में रेस का जो आवाज है वो सिर्फ इस चीज को बता रहा है कि उससे पहले आवाज नहीं था, उसने आवाज सुना, तो चेंज ऑफ वॉइस वो बता रहे हैं, चेंज ऑफ ये। और मैं आपको बता दूं कि रैट की आवाज जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है, इट्स अ वेरी 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 लाउड नॉइज, इवन स्क्रीचिंग साउंड, तो वो हो सकता है। और दूसरा, चूंकि इंजन उससे पहले पावर नहीं बना रहा था,
और सडनली रैट डिप्लॉय हुआ है और वो वाइब्रेशन और आवाज उसको सुनाई पड़ा होगा, रादर देन, क्योंकि ये जहाज जब टेक ऑफ कर रहा था तो वो ऑलरेडी फुल पावर पे होगा, उससे ज्यादा पावर खोलने की 37 डिग्रीज टेम्परेचर, फुल्ली लोडेड एयरक्राफ्ट, पायलट अगर पूरे थ्रॉटल को आगे अगर वो कर भी दे तो इन नॉर्मल टर्म्स एक्सेलरेटर पूरा दबा हुआ था। ओके, तो उस जगह से फिर से आगे एक्सेलरेटर बढ़ाने का कोई सेंस नहीं होता है।